तो जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की क्लास आपको मिलने लगेंगी। इकोनॉमिक्स की क्लास मैंने नहीं बताई थी, लेकिन इकोनॉमिक्स की भी आपको क्लास मिलने लगेगी, यानी अर्थशास्त्र की। तो अभी हमारा फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास। इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री से मतलब चलते हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें मैंने लिख ली हैं पहले से, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना बने। इतिहास, एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। अर्थात हेरोडोटस किसके जनक है? तो हिस्ट्री के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस को किसका जनक कहा जाता है? इतिहास का। इतिहास के पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस। अगर पिता, जनक और फादर दिए हो तो आप समझ लेना कि हेरोडोटस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसको। इतिहास को आगे चल के तीन खंडों में बांटा गया है। तीन खंड कौन सा? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तो हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो प्रागैतिहासिक को कुछ खंडों में बांट दिया गया है, फिर आदि ऐतिहासिक को कुछ खंडों में बांट दिया गया है और ऐतिहासिक को कुछ खंडों में बांट दिया गया है। तो उनको हम एक एक करके समझेंगे। प्रागैतिहासिक में सबसे पहले आपका होगा पूरा पाषाण काल। कौन सा होगा? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद फिर आपका होगा मध्य पाषाण काल। कौन सा होगा? मध्य पाषाण काल। कौन सा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद होगा नवपाषाण काल। कौन सा होगा? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद होगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय तांबे की खोज हो गई थी। आयु आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसमें? प्रागैतिहासिक में सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल क्या है? पूरा पाषाण में किस चीज की खोज हो गई और पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था। इसी चीजों को हम क्या पढ़ेंगे? मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। अब इसमें चलते हैं। ठीक है, इसमें तो आदि ऐतिहासिक काल में हमको पढ़ना है किसको? सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? सिंधु सभ्यता को पढ़ना है। सिंधु सभ्यता के बाद कांसो को पढ़ना है। ठीक है, किसको पढ़ना है? कांसो को पढ़ना है। कांसो के बाद किसको पढ़ना है? हड़प्पा। किसको पढ़ना है? हड़प्पा। किसको पढ़ना है? हड़प्पा को पढ़ना है। हड़प्पा किसको पढ़ना? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमको इन चीजों के बारे में पढ़ना है। आयु आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, चलो अब इसमें देखते हैं हम लोग को क्या पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है, थोड़ा समझना, इसमें हमको पढ़ना है प्राचीन काल का इतिहास। प्राचीन काल के बाद पढ़ना मध्यकाल का इतिहास। मध्यकाल का इतिहास पढ़ना है इसमें। मध्यकाल के बाद आपको इसमें एक और पढ़ना है नेहरू काल। क्या पढ़ना है? नेहरू काल। नेहरू काल के बाद इसमें एक चीज और पढ़ना है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। इसमें पढ़ना है वर्ल्ड का इतिहास। किसको पढ़ना है? वर्ल्ड का इतिहास, यानी विश्व का इतिहास। ठीक है, विश्व का इतिहास इसी में पढ़ना है। आयु आपको समझ में आ रहा होगा। आप भी काफी पेन लेके बैठना ताकि आपको हर चीज क्या हो जाए, समझ में आ जाए। इसमें कुछ छूट गया क्या? प्राचीन काल, मध्य, आधुनिक काल। आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसमें हमको कौन कौन सी चीज पढ़ना है? प्राचीन काल का इतिहास पढ़ना, मध्यकाल का, आधुनिक काल का, नेहरू काल का और वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा। मैं देखो बता दूं, ये तो आपको समझ लीजिए कि दो दिन में ये दोनों को हम निपटा देंगे। अगले जो 6 से 8 महीने चलना है ना, वो आपका कौन सा चलना है? तो यही चलना है, ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आप लोग आगे चले, कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये देखो हमने कुछ लिख लिया है, ताकि आप भी क्या करें, आप भी उसको कॉपी में नोट करते रहे और कोई दिक्कत आपको ना आए। चले, तो चलते हैं। इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सेट कर लेते हैं पहले। एकदम पूरा इसको सेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कोई भी चीज आपकी छूटने नहीं देंगे। कोई भी चीज आपका छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत करना। ये लो, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो यहां से देखते हैं इतिहास, यानी इतिहास की परिभाषा हमने पहले लिख दी है। इतिहास, इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास की परिभाषा क्या है? अपनी भाषा में पढ़ते हैं सबसे पहले।
अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बीते हुए समय के मुख्य घटनाओं को इतिहास कहते हैं। इतिहास में उन्हीं सब चीजों को हमें पढ़ना पड़ता है जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो। छोटी छोटी घटनाएं नहीं पढ़ी जाती, बड़ी बड़ी घटनाएं पढ़ी जाती है। ठीक है, छोटी छोटी घटनाओं का कोई मतलब नहीं होता इतिहास में उन चीजों को रखा जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो आपको समझ गए होंगे बीते हुए समय को याद करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ भी पढ़ते रहना, अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक मैंने आपको बता देते, इतिहास के जनक कौन है, तो हेरोडोटस है। आयो आपको समझ में आ रहा होगा। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, तो मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। आप यहाँ भी पढ़ते रहना, ये सब लिखा हुआ है। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका महादेश को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। जबकि सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, तो क्या इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया, 3 खंडों में। कौन कौन से खंड चलते हैं, देखो। इतिहास को पहला है आपका प्रागैतिहासिक, इसके बाद है आदिऐतिहासिक। तो हम प्रागैतिहासिक से पूरा तरह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक, प्राग काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं जानता था, एकदम दलिद्र था। ठीक है, मानव क्या था इस समय, ना तो पढ़ना जानता था ना तो लिखना जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातत्व शास्त्र से मिलती है। इसके अंतर्गत हम किसको रखते हैं, पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थरों का समय। पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पत्थरों का समय। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। चले, पाषाण काल को हम लोग स्टोन एज भी कहते हैं, यानी पत्थरों का समय। यहाँ आप देखते रहना, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। वह समय जब मानव पत्थर के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। मैंने आपको बताया कि पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का समय। वह समय जब मानव पत्थर के बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता था, तब क्या कहलाया, वह समय क्या कहलाया, तो वह पाषाण काल आपका कहलाया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में जिसकी खोज की थी, तो वो कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है, कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में ये आ जाए कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो आपको बता देना है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। आइए, आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, तो यानी कि भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहते हैं, तो आपको बता देना अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आज समझ में आ गए हो। आगे चले, आप भी कॉपी पेन लेके बैठना और लिखते रहना। ठीक है, ये हो गया ना, ये हुआ। भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे स्थित है और कौन है, तो भारत का पुरातत्व संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि आपका भोपाल में जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, कहाँ पे है, अगर कहाँ पे पूछे तो आपको बता देना कि भोपाल में है। नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और ये किसके अधीन है, तो आप बता देना ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, आई हो समझ में आ गया, ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, मिलने वाले धातु के नामकरण किसने दिए थे, जैसे कोई धातु मिला, आप वहां पर खुदाई करेंगे तो उसका नामकरण किसने किया था, तो उसने किसने किया था, तो ये आपका नाम है क्रिश्चियन थॉमस ने नामकरण किया था। जैसे कोई धातु जैसे खुदाई होती थी, कुछ चीजें मिलती थी, तो उनका नामकरण कौन किया, तो क्रिश्चियन थॉमस ने नामकरण दिया था। आज आपको समझ में आ गया हो। लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछेगा कि जब वहां पर कुछ चीजें मिलती थी, तो वहां पर जो लिखाई हुई चीजें मिलती थी, जो कुछ भी ऐसे ऐसे करके लिखा रहता था, जो भी उनकी भाषा हो, क्योंकि इस समय के मानव की लिपि क्या था, मानव पढ़ा लिखा नहीं था और कुछ पता नहीं चलता था क्या लिखी गया। पूरा पाषाण काल में मानव तो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन ये आपको क्या है ना, कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे कुछ चीज जानकारी आगे आपको मिलेगी। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में, जैसे मध्य पाषाण काल में क्या मनुष्य पढ़ा लिखा था, लेकिन उस समय ऐसी लिपि लिख के गए हैं जिसको हम पढ़ नहीं सकते, तो इसके नामकरण दिया था, तो थे जॉन प्रूस। कौन थे, जॉन प्रूस। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। ठीक है, तो पहले आपका पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल को हम लोग कहते हैं, पूरा पाषाण काल 20 लाख से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 12,000 ईसा पूर्व तक इसका क्या था, टाइम था, समय था।
आइए आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? ये लो, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की तरह पेट भरना था। देखो खाद्य संग्राहक यहाँ पे जो आया ना, खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब होता है खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है? मानव का जो जीवन का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? सिर्फ खाना खाना, पेट भरना। जैसे जानवर का है, जिसको कुछ दिक्कत नहीं, ना घर बनाना, ना तो उसको पैसा इकट्ठा करना है, कुछ नहीं, ठीक है। उसका क्या क्या काम है? खाना खाएगा, आराम से सोता रहेगा। तो उस समय के जो मानव था पूरा पाषाण काल का, वो कैसा था? एकदम जानवरों की भांति था। उसका मुख्य कारण था पेट भरना, जैसे ये लिखा है पेट भरना, ठीक है। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी, आग की खोज थी। देखो भाई, पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई? ये मुख्य बात है, मुख्य सवाल है, तो आपको याद रखना है। पूरा पाषाण काल में आग की खोज मानव ने कर लिया था, ठीक है। इस समय के औजार कैसे थे? तो इस समय के मानव का औजार पत्थर के ही थे, लेकिन कैसे थे? बड़े आकार के थे। ये लिखा, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। तो मानव का औजार कैसे थे? बड़े थे। किसकी खोज कर ली थी पूरा पाषाण काल में? तो आग की खोज कर ली थी, ठीक है। इस और क्या सीख गया था? चित्रकारी करना। ऐसे करके चित्रकार बनाते थे। देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे वगैरह लेके, हाँ इसे समझ लीजिए, ऐसे बकुला जैसे अजीब टाइप का, समझ में नहीं आता था, ठीक है। आपको समझ में आ गया? आगे चले, दिखाई दे रहा? लिखते रहना आप भी, ओके। चलो यहाँ देखते हैं, भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के क्या मिलते हैं? चित्र देखने को मिलते हैं। जो जो पे आप पूरा पाषाण काल के जो चित्र देखने को हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ पे मिलता है? भीमबेटका के गुफा। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित है, ठीक है। रायसेन एक उत्तर मध्य प्रदेश में यानी एमपी में एक जगह है जिसका नाम है अब्दुल्लागंज, ठीक है। अब्दुल्लागंज में के रायसेन में स्थित है, जहाँ पे हमको क्या मिलता है? भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के क्या मिलते हैं? चित्र देखने को मिलते हैं। आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले, इतना आपको समझ में आएगा, पूरा पाषाण काल समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव ने किसकी खोज कर ली थी? आग की खोज कर ली थी। और क्या सीख गया था? चित्रकारी। इस समय के मानव क्या हथियार कैसे थे? पत्थर के थे। किस आकार के थे? तो बड़े आकार के थे। इससे अगर कुछ सवाल नहीं पूछेगा आपका, ज्यादा पूछ सकता है क्या? इतिहास के पिता तो आपको बता ही दिया था, कौन से? हेरोडोटस। और इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। चले अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। क्या देखते हैं? मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल को भी देखते हैं। मध्य पाषाण का यह काल का जो समय था वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलो, इस समय इस काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने हमें दिया था? तो कार्लाइन 1867 में इन्होंने दिया था। किसकी? मध्य पाषाण काल की हमें जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? कार्लाइन। और कब दिया था? अगर सन पूछे तो सन आपको बता देना कब दिया था। तो 1867 ईस्वी में इन्होंने दिया था, ठीक है। यह समय पूरा पाषाण काल के बाद का काल था, यानी कि जब पूरा पाषाण काल खत्म हो गया तब आ गया आपका मध्य पाषाण काल, ठीक है। आइए आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट करते रहेंगे, आप भी लिखते रहना। यह समय पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार कैसे थे? तो छोटे आकार के थे। पहले क्या थे? तो बड़े आकार के थे। और इस समय के मानव ने क्या कर लिया था? हथियार को थोड़ा छोटा कर लिया था। क्या कर लिया था? छोटा कर लिया था। इसीलिए इन हथियारों को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। यहाँ पे लिखा, छोटे आकार होने के कारण मध्य पाषाण काल में हम इनको क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की जो सबसे बड़ी प्रमुख जो कार्य था, उसने क्या करना प्रारंभ कर दिया था? तो अंत्येष्टिकरण। अंत्येष्टिकरण किसे कहते हैं? अंत्येष्टिकरण का मतलब होता है अंतिम संस्कार। मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टिकरण यानी अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। आयु आपको समझ में आ रहा होगा। कभी क्वेश्चन जैसे पूछ ले कि मध्य पाषाण काल में मानव ने किस चीज की खोज की थी, तो आपको बता देना अंत्येष्टि कार्यक्रम। इस समय का मानव हथियार कैसे यूज करता था? तो छोटे आकार का, ठीक है, छोटे आकार का हथियारों का प्रयोग किया जाता था। इन हथियारों को क्या कहते थे? इन हथियारों को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। आइयो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आप भी लिखते रहना।
बाकी आप यहाँ भी थोड़ा देखते रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख ही दिया, अंतिम संस्कार मतलब कार्यक्रम करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। देखो, इसी काल में कश्मीर की जो एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ता को दफना जाने का साक्ष्य मिलता है। देखो, ये भी एक क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। तो यह साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो यह हमें मिला है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम से हमें मिला हुआ है। अब ठीक है, अब बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम कहाँ पे है? तो बुर्ज होम जो है आपका कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे है? कश्मीर में। आज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चले। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे बड़ा जो साक्ष्य हमें मिला है वो हमें पहला अवशेष कहाँ पे मिला है? तो ये है आपका प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा मौदाहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। आप इसके बारे में सर्च भी कर लेना। अच्छा, हम वहाँ गए भी थे, थोड़ा देखे थे, ज्यादा तो नहीं देखे लेकिन वहाँ देखे हैं। गड्ढे उड्ढे से बने हुए थे, ऐसे से कर गड्ढे थे, ऐसे से करके, और कुछ उसमें मतलब उसमें बोर्ड वगैरह लिखा हुआ है। अच्छा है, गए थे तो आप भी देखना। ठीक है, तो एक अलग बात है देखने की। इस समय के मानव ने क्या करता है, अस्थि पंजर का सबसे बड़ा अवशेष कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है यूपी के किस जगह में? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के कहाँ पे? तो सराय नहर तथा मौदाहा में इसका साथ हमें मिलता है। आज समझ में आ गया होगा। इस समय मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने क्या करना प्रारंभ कर दिया था? आप बताइए। उसके हथियार छोटे हो गए थे और उसने और क्या करना प्रारंभ कर दिया था? उसने अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर, जिसे हम लोग अंत्येष्टिकरण का कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, इस और बुर्ज होम में हमें सबसे क्या मिला है? तो इस समय मानव मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का रिवाज मिलता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। समझ में आ गया? और हमको जो है मानव के अस्थि पंजर का अवशेष कहाँ पे मिला है? तो आपको बता देना, यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा मौदाहा से हमें प्राप्त होते हैं। आई हो समझ में आ गया हो? आगे चले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा हम इसको अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। देखो, और जो सारी चीजें मिली है ना आपको, पूरी एक एक चीजें हम इसमें बता देंगे। मतलब पहाड़ खत्म हो गया, ये आपका हो गया नौ पाषाण काल। ठीक है, दिखाई दे रहा है नौ पाषाण काल। इसको चलो ये कलर ले रहे हैं। ठीक है, नौ पाषाण काल दिखाई दे रहा है ना? हाँ, नौ पाषाण काल का जो समय था वह 10,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व से लेके आपका 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर आपको कभी जैसे समझ में ना है ना ये ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ईसा पूर्व से मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व मतलब थोड़ा सा बता रहे हैं इसी पे। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसाई जो यीशु मसीह थे ना, उनके जन्म के बाद। ठीक है, यही होता है। बाकी इसका पूरा डिटेल्स दे देंगे, टेंशन मत करो। अभी उसको छोड़ो, अभी अपने काम पे ध्यान देते हैं। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर जॉन लुबक ने दिया था। कब दिया था? तो 1865 में प्रस्तुत किया था। एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक ही कह सकते हैं, जिनका नाम था सर जॉन लुबक ने 1865। अगर कभी पूछे कि मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया तो आपको बता देना सर जॉन लुबक ने दिया था। कब दिया था? तो 1865 में दिया था। ठीक है, इस काल में मानव के स्थायी आवास बना लिया था। मानव ने क्या किया था? नवपाषाण काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, यानी घर बना लिया था। ठीक है, और क्या करना शुरू कर दिया था? कृषि करना शुरू कर दिया था। और क्या करना शुरू कर दिया था? पशुपालन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और क्या किया था? इस समय मानव ने पहिया की खोज कर ली थी। पहिया मतलब जिससे बैलगाड़ी चलती है। यहाँ लिख दूं? हाँ, ये ऐसे करके बनाते थे ना, ऐसे करके बैलगाड़ी, उसी का पहिया बना मतलब पहिया का आविष्कार कर लिया था। और किसका? मनका। मनका किसे कहते हैं? मनका मतलब मिट्टी का घड़ा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया घड़ा। तो मानव ने क्या कर लिया था नवपाषाण काल में? तो पहिया और मनके खोज कर लिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था, स्थायी आवास बना लिया था। इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें किसने दी थी? इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें सर जॉन लुबक ने दिया। कब दिया था? 1865 में दिया। कोई दिक्कत नहीं। और इसका हमें सच कहाँ से मिलता है देखते हैं। कर्नाटक के मैसूर, लिखा कर्नाटक के मैसूर के पास एक जगह है जिसका नाम है संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन सब पुरातत्व से हमें क्या मिलते? तो राख के टीले मिले थे। राख का टीले का मतलब समझा रहा हूँ आपको, ये थोड़ा समझने लायक टॉपिक है, समझना। राख के, ये लिखा राख के क्या मिले थे? टीले मिले थे। वहां पे राख, राख का टीला मतलब समझ लेना एक प्रकार से बहुत बड़ा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गोबर डालते हैं ना, गोबर
खेतों में जाके या कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं, बहुत बड़ा टीला लगा देते हैं ना, इकट्ठा करना, तो वहां पे हमको क्या मिले, राख का बहुत बड़ा ढेर मिला है, ढेर मिला है और टीला मिला। कहाँ पे मिला अगर पूछे तो कर्नाटक के मैसूर के पास एक जगह जिसका नाम है संगन कल्लू नामक स्थान से हमें क्या मिला है, क्या मिला है, तो हम वहां पे हमें पूरा तत्व स्थल से क्या मिला है, तो राख के बहुत बड़ा टीला मिला, यानी राख का बहुत बड़ा ढेर मिला, वहां पे मैंने बना दिया। ठीक है, इस समय पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो पशुपालन का साक्ष्य हमें जो मिला तो वो हमारा एमपी से मिला। एमपी में किस जगह से, तो एमपी के आदमगढ़ के, आदमगढ़ से मिला है। और कहाँ से मिला है, तो ये आदमगढ़ के राजस्थान, राजस्थान से भी मिला। राजस्थान के किस जगह से, तो राजस्थान का एक जगह जिसका नाम है बागौर, बागौर से हमें प्राप्त हुआ, क्या मिला, पशुपालन का साक्ष्य। पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ पे मिला है, तो आदमगढ़ एमपी से मिला है। और कहाँ से मिला, राजस्थान, राजस्थान के किस जगह से मिला था, बागौर से। आई आपको समझ में आ गया होगा। चले यहाँ देखें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, तो मानव द्वारा पहला पशु जो था वो आपको कौन सा था, डॉग, यानी कुत्ता। कुत्ता क्यों था ये थोड़ा समझते हैं। कुत्ता इसलिए था क्योंकि कुत्ता क्या है, एक रोटी दे दो, दो रोटी दे दो और उसका पेट भर जाता था। यानी कहने का मतलब कुत्ता जो था वो कम खाने में और क्या करता था, ज्यादा चापलूसी करता था, हाँ वफादारी करता था, कुछ भी कह लो। ठीक है, मानव क्या था, मानव द्वारा, अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक मिनट, ये लो। अब यहाँ से देखो, नवपाषाण काल में मानव ने किस किस चीज की खोज कर ली थी। मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, मन का बना लिया था, पहिया बना लिया था, और क्या बना लिया था, इस समय क्या था, मानव कृषि करना तो शुरू कर दिया था, पहले कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और मानव ने क्या कर दिया था, इस समय का जो मानव का सबसे बड़ा उपलब्धि थी तो वो थी क्या, आपकी पहिया और मनका की खोज। ठीक है, और आपका पशुपालन करना, कृषि करना। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि मानव ने किस पशु को पाला है, किस जानवर को पाला है, तो आपको बता देना डॉग, कुत्ता। ठीक है, आइए आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा आगे चलते हैं, दिखाई दे रहा है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये लो नोट में लिख दिया है, बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, देखो हमें जो जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले वो हमें कहाँ से मिले, कब मिले हैं, कहाँ और किस जगह से मिले। तो मेहरगढ़ एक जगह है, जहाँ मेहरगढ़ एक जगह है। अब वह जगह कहाँ पड़ती, तो अब वह जगह पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि उस समय बंटवारा थोड़ी ना था भाई, पूरा एरिया का भारत का था, अखंड भारत, तब ये कहाँ में, भारत में। तो मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में पड़ती, पाकिस्तान के कहाँ पे पड़ती, तो बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के किस जगह पे, तो यहाँ से पड़ते यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम हमें क्या मिला है, दो पहाड़ी है, एक पहाड़ है, दो पहाड़ियों के बीच हमें क्या मिला, जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला 7000 ईसा पूर्व में। तो पहाड़ियों का नाम है सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीचों बीच हमें क्या मिला, कृषि के साक्ष्य मिला। अगर कभी पूछे कि सर्वप्रथम जौ और गेहूं का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला, तो आपको बता देना पाकिस्तान के बलूचिस्तान यानी मेहरगढ़ में मिला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के जगह मेहरगढ़ से हमें दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच हमें जौ और गेहूं का साक्ष्य सर्वप्रथम मिला। किस सन में मिला है, तो अगर इसे पूछे तो 7000 ईसा पूर्व में। आई समझ में आ गया होगा। बुर्ज होम, बुर्ज होम से देखिए, यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ हमें सर्वप्रथम गर्तावास का मिला, क्या मिला, गर्तावास का प्रमाण मिलता है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का रिवाज मिलता है, यानी कि हमें गर्तावास से मिलता है। गर्तावास से हमें क्या मिलता है, इस समय मानव क्या करने लगा था, मानव बुर्ज होम से हमें क्या मिला, गर्तावास मिला। और इस समय मालिक के साथ कुत्ते को भी मार के दफना दिया जाता था, अच्छा रिवाज था। आई आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ चले, चलो इसको भी समझ लेते, इसमें पूरा टॉपिक खत्म कर देते हैं। गुप्त काराल, गुप्त काराल से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मृत भांड मिले। मृत भांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, और कुछ नहीं यहाँ पे मिला है। क्या मिला है गुप्त काराल से हमें, तो मृत भांड मिला, यानी मिट्टी के बर्तन मिले। आई आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कोलडीवा से हमें क्या मिला। यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। कोलडीवा कहाँ पे स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से हमें सर्वप्रथम क्या मिला, चावल का साक्ष्य मिला। कितने हजार, तो 6000 ईसा पूर्व में हमको मिला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चले चिरन,
चिरंद में देखो हमको क्या मिला है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरंद जो आपको कहाँ पे स्थित है, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हमें प्रचुर मात्रा में क्या मिली, हड्डियों का, और हड्डियों का क्या मिला, उपकरण मिले हैं। ठीक है, क्या मिला, हड्डियों के उपकरण मिले हैं। लेहुरा देह से हमें क्या मिला, यहाँ से नवीनतम सर्वप्रथम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य हमें मिला। कब, तो 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच। आई आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग को से कुछ सवाल है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, बुर्ज होम वाला भी मैंने आपको बता दिया था। कश्मीर मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बुर्ज होम कहाँ पड़ता है, ये बता दिया था। अब आप लोग को ये बताना है कि गुप्त काराल, कोल्डीवा और चिरंद और लेहुरा देह कहाँ पे पड़ते हैं। हालांकि इसको मैंने लिख दिया है, लेकिन आप लोग को और खोज किसके बारे में मुझे बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।